यत्र नार्यस्त पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता यत्रेतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्त त्राफला क्रिया। दोस्तों, जहां स्त्रियों का आदर होता है वहीं देवताओं का वास होता है, और जहां उनका आदर नहीं होता है वहां सब कार्य केवल निष्फल हो जाते हैं। तो हैप्पी वुमेन्स डे टू ऑल ऑफ यू। भारत के सब देशवासियों को महिला दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, मैं उत्सव भट्ट आज इंटरनेशनल वुमेन्स डे पे हम महिलाओं की जर्नी, महिलाओं की स्ट्रगल, उनका जो स्वैग है, उनकी चर्चा करने के लिए जा रहे हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस रियल वुमन की, महिलाओं की, जिन्होंने पॉलिटिशियन, साइंटिस्ट, एंटरप्रेन्योर्स, एथलीट्स और घर की सीईओ के रूप में भारत के फ्यूचर को बहुत ज्यादा मजबूत किया है। इतिहास से ही मैं समझाना चाहता हूं कि आज से 100 साल पहले तो महिलाओं की जो परिस्थिति थी वो बहुत ज्यादा खराब थी। जैसे कि महिलाओं के जीवन में स्वतंत्रता, फ्रीडम तो बिल्कुल नहीं थी। उनको बहुत ही ज्यादा संघर्ष का सामना करना पड़ता था। एजुकेशन और जॉब्स में तो सिर्फ पुरुषों का इजारा था, वहां पे तो महिलाओं की कोई उपस्थिति ही नहीं थी। छोटी उम्र में 12 साल के आसपास उनकी शादी हो जाती थी और शादी के बाद उन्हें ससुराल में परिवार को संभालने में, बच्चों की परवरिश में ही उनका पूरा समय निकल जाता था। तब महिलाओं को चाइल्ड मैरिज, बाल विवाह का सामना करना पड़ता था। उनके बचपन के सब सपने बाजू में रह जाते थे, और काफी बार तो सती प्रथा, अगर कोई महिला है उन्हें अपने पति के बाद चिता पे अगर लेटना पड़े और जलना पड़े, आप समझ सकते हो कितनी गंभीर बात होगी उस समय के लिए। उसके सिवा अगर विधवा कोई हो जाती थी तो पूरा जीवन सफेद कपड़ों में लिपट के ही उनको निकालना पड़ता था। घर के अंदर की वायलेंस को हमेशा से ही एक प्राइवेट मैटर समझा जाता था। औरतें अपने पति या सास ससुर से कभी अगर एब्यूज का सामना करती थी तो भी उनकी सुनने वाला कोई नहीं था। उन्हें कोई लीगल प्रोटेक्शन भी अवेलेबल नहीं था। सड़कों पे, ट्रांसपोर्ट पे, ऑफिस में, फैक्ट्री में उन्हें बहुत ज्यादा कभी कभी हैरेसमेंट का सामना भी करना पड़ता था, और ये ऐसी बातें थी जो वो खुद छुपा लेती थी जिससे वो खुद बदनाम ना हो। उनकी सैलरी भी पुरुषों के कंपैरिजन में बहुत कम रहती थी। जब महिलाएं इस समस्याओं से जूझ रही थी तब बहुत महत्वपूर्ण क्रांतिकारी लोगों ने उनके जीवन को परिवर्तित करने के लिए बहुत ज्यादा प्रयास किया था, जिसमें सबसे ऊपर हम नाम ले सकते हैं जो रेनेसा मैन, हम कह सकते हैं कि पुनः जागरण, नव जागृति जिन्होंने भारत में शुरू करवाई, वो राजा राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन रॉय जिन्होंने बचपन में ही अपने बड़े भाई की पत्नी को सती होने का जो पूरा, जो एक कह सकते इंसिडेंट उनके दिमाग में उस तरह से एक अंतरात्मा में चला गया था कि उन्होंने तभी ठान ली थी कि ये सती प्रथा जैसी बर्बर जो कुरीति है उन्हें वो समाप्त कर देंगे। इसीलिए सर विलियम बेंटिक के समय, जब वो भारत के गवर्नर जनरल थे, उनके प्रयास से ही 4 दिसंबर 1829 के दिन सती प्रथा निवारण अधिनियम बनाया गया था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने विधवा पुनः विवाह अधिनियम जो 1856 में जब भारत में गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डेलहाउसी, तब लाने के लिए बहुत बड़ा प्रयास किया था। उन दोनों के प्रयासों से ही
1891 में एज ऑफ कंसेंट एक्ट, जिसमें शादी के लिए जो लघुत्तम आयु है वो 12 की गई थी, जिसके बाद यही आगे बढ़ के शारदा एक्ट में कन्वर्ट हुआ था। तो दोनों ने महिला सशक्तिकरण के लिए प्रयास किए थे, पर अगर महिला होते, महिलाओं के जीवन में परिवर्तन करने के लिए अगर किसी एक को याद किया जाएगा तो वो है सावित्रीबाई फुले, जो अपने पति ज्योतिबा फुले के साथ सत्य शोधक समाज की स्थापना करती है और महिलाओं को शिक्षा प्रदान करने के लिए, शिक्षा से वो अपना जीवन पूरा परिवर्तित कर दे, उसके लिए उन्होंने बहुत बड़ी मशाल जगाई थी। और आज भी अगर महिला सशक्तिकरण जो महिला शिक्षा के साथ जुड़ा हुआ है, उसके लिए उनके प्रदानों को याद किया जाता है। और दोस्तों, जब देश आजाद हुआ तब जो स्वतंत्रता सेनानी थे, उनके भी स्वप्न थे कि देश में पुरुष के साथ महिला भी स्वतंत्र हो जाए। और इस मुद्दे में सबसे बड़ा जो परिवर्तन लाने वाला दस्तावेज बना, विश्व का सबसे ज्यादा नैतिक और आदर्श दस्तावेज, भारत का संविधान। भारत के संविधान के प्रस्तावना में ही दोस्तों आप देख सकते हो कि जो उद्देश्य डिसाइड हुए थे, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, तो ये उद्देश्य से महिला जो भारत के समाज में 50% पॉपुलेशन को कवर करती है, तो उन्हें भी ये जो लैंगिक भेदभाव है उनमें से उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए संविधान ने बहुत ज्यादा प्रावधान बनाए हैं। जैसे कि हम भाग 3 जो संविधान का देखते हैं, मूलभूत अधिकार, उसमें आर्टिकल 14 में ही इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की बात की गई है। आर्टिकल 15 में लिखा गया है कि कोई भारत में लैंगिक भेदभाव नहीं होगा। और आर्टिकल 15(3) में तो यह भी लिखा गया है कि महिला और बच्चों के फेवर में, उनकी तरफेण में राज्य काम करेगा। आर्टिकल 19 महिलाओं की स्वतंत्रता की भी बात करता है कि महिलाओं को भी भारत में हर तरफ स्वतंत्रता मिलेगी, आगे बढ़ने की स्वतंत्रता मिलेगी। और आर्टिकल 21 महिलाओं की गरिमापूर्ण जीवन जीने की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करता है। संविधान के पार्ट 4 भाग 4 जो राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत है, उसमें भी आर्टिकल 39(a) में कहा गया है कि पुरुषों के साथ महिलाओं को भी अपना जो लिवलीहुड है, अपनी जो आजीविका है, वो प्राप्त करने का समान अधिकार रहेगा। आर्टिकल 39(d) में पुरुष और स्त्री को समान काम के लिए समान वेतन उपलब्ध करने को भी वहां पे लिखा गया है। आर्टिकल 42 भी बात करता है कि भारत में महिलाओं को हमेशा जो कहा जाता है कि सबसे ज्यादा उन्हें दिक्कत होती है जब वो प्रेगनेंसी कैरी करती है, तो इसीलिए मातृत्व लाभ भी उन्हें उपलब्ध कराने का आर्टिकल 42 में कहा गया है। और सबसे बड़ा तो आर्टिकल 44 है, जिसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता की बात की गई है, जहां पुरुषों के साथ महिलाओं को समान करने के लिए हर धर्म के अंदर महिलाओं के लिए जो उनके ग्रोथ, उनके डेवलपमेंट में जो परेशान करने वाले कानून थे, उन्हें हटाया जाएगा और नए कानून की पुनः स्थापना की जाएगी। और ये हिंदुओं के लिए जो भारत में मुख्य धर्म है, उसके लिए तो संविधान लागू होते ही ये प्रयास शुरू हो गए थे। बाबा साहेब आंबेडकर जी, संविधान निर्माता,
वो तो महिला सशक्तिकरण, महिला स्वतंत्रता के बहुत बड़े पुरस्कर्ता व्यक्ति थे। उन्होंने तो हिंदू सिविल कोड एक साथ न लाने के कारण 1851 में एज अ लॉ मिनिस्टर रेजिग्नेशन भी दे दिया था। तो दोस्तों, महिला स्वतंत्रता के लिए, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए जो संविधान ने मशाल जगाई थी, उसको भारत की संसद ने भी आगे बढ़ाया है। और इसी कड़ी में 1955 में हिंदू मैरिज एक्ट लाया गया था। हिंदू मैरिज एक्ट में महिलाओं को डाइवोर्स का राइट मिला, लग्न विच्छेद का अधिकार मिला, और अगर वो जो टॉक्सिक मैरिज में फंसी हुई महिलाएं हैं, जिन्हें घर में समस्या का सामना करना पड़ता था, उन्हें डाइवोर्स के बाद एलिमनी अमाउंट को प्राप्त करने का अधिकार मिला। और यही महिलाओं को पॉलीगामी सिस्टम से भी बचाया गया। भारत में पहले बहुपत्नीत्व प्रथा थी, हिंदू मैरिज एक्ट ने वो बहुपत्नीत्व प्रथा को भी समाप्त करवाया। उसके बाद 1956 में हिंदू सक्सेशन एक्ट, हिंदू उत्तराधिकार कानून आया, और ये कानून के द्वारा पिता की पैतृक संपत्ति में पुरुष के साथ स्त्रियों को समान अधिकार उपलब्ध करवाया गया। 1961 में जब डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट आया, तो दहेज प्रतिबंध कानून के द्वारा महिलाओं को डाउरी, दहेज की जो कुप्रथा है, उससे भी निजात दिलाने के लिए प्रयास किया गया। पहले डाउरी के नाम पे महिलाओं को, महिला के परिवारों को जिस तरह परेशान किया जाता था, जिस तरह उनका जीवन दुष्कर बनाया जाता था, तो ये समस्या को सॉल्व करने के लिए डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट एक बहुत अच्छा कानून पुरवार हुआ। और प्राचीन परंपराओं को जिस तरह से भारत में अलग समाज ने आगे बढ़ाने की कोशिश की, जैसे कि स्त्री धन, पहले क्या था कि पुरुष और स्त्री जो एक परिवार में जन्म लेते हैं, तो महिलाओं का हक तब लग्न के समय, मैरिज के समय दिया जाता था स्त्री धन को आगे बढ़ा के। बट स्त्री धन देने के बदले जबरदस्ती दहेज मांगा जाता था। तो ये बहुत बड़ी समस्या थी जो इस कानून ने सॉल्व की है। 1976 में इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट भी आया, समान वेतन कानून भी आया, जिससे पुरुष और महिलाओं को समान काम के लिए समान वेतन मिले, और उनके साथ जो एक नकारात्मक भेदभाव होता था उसे दूर करने की भी संसद ने कोशिश की, जिससे एक कह सकते हैं कि उनके जीवन में परिवर्तन लाने का प्रयास हुआ। बट आप देख सकते हो कि देश में कानून अलग है, संसद अलग है, समाज अलग है। आज भी हम देख सकते हैं कि महिलाओं को बहुत क्षेत्रों में पुरुषों के सापेक्ष में, पुरुषों की कंपैरिजन में कम सैलरी मिल रहा है, 20% तक कम सैलरी मिल रहा है। तो ये भी एक देखा जाता है कि देश में संसद कानून तो ला रही है, बट समाज उसे स्वीकार करने के लिए परेशानी खड़ा कर रहा है। तो आज एक जरूरत है कि देश में संविधान से संसद बनी है, बट यही संविधान से हमें समाज भी बनाना है, जहां महिला को हम प्राचीन समय में जब कहते थे कि नारी तू नारायणी, उससे आगे बढ़ा के आज की नारी सब पे भारी, ये सूत्र को भी हमें साकार करना है। 21वीं सदी में 2005 में आया डोमेस्टिक वायलेंस प्रिवेंशन एक्ट, घरेलू हिंसा प्रतिबंध कानून। वो तो महिलाओं को, जो पहले कहा जाता था कि घर की बात घर में ही रहनी चाहिए, तो महिलाओं को घर में जो भी समस्या का सामना करना पड़ता था, वो मुद्दे पे वो आवाज नहीं उठा सकती थी। बट आज 21वीं सदी में जो नया कंसेप्ट है, नथिंग पर्सनल, ऑल थिंग इज इन पब्लिक, तो घर की
जो समस्या थी उससे उन्हें बचाने के लिए 2005 में आए हुए जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है उसने बहुत बड़ी भूमिका को निभाया है। 2012 के दिसंबर में जब निर्भया रेप केस से पूरा देश उबल चुका था, तब उसको ध्यान में रखते हुए 2013 में क्रिमिनल लॉ में जो अमेंडमेंट हुआ, आपराधिक कानून में जो सुधार हुआ, उसने भी बहुत बड़ी भूमिका को आगे बढ़ाया, जहां फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए गए और रेप विक्टिम को सजा दिलाने के लिए पूरा एक लीगल फ्रेमवर्क, एक कानूनी ढांचा बनाया गया, जिससे कह सकते हैं कि फ्यूचर में कोई महिला को इस तरह के घृणास्पद बात का सामना ना करना पड़े और अपराधियों के अंदर कानून का एक डर स्थापित हो, उसके लिए प्रयास किए गए। पहले लड़कियों के साथ अगर कुछ गलत होता था तो वो पुलिस स्टेशन जाने के लिए तैयार नहीं होती थी, उसका परिवार तैयार नहीं होता था, कि उन्हें लगता था कि इससे हमारे परिवार की जो इज्जत है, हमारी आबरू है, वो कम होगी। बट ये जो सोशल हम कह सकते हैं इश्यू था, उसे सॉल्व करने के लिए भी कानून में प्रयास हुए हैं। तो 21वीं सदी में ये दो जो कानून है उन्होंने बहुत बड़ी भूमिका प्रदान की है। और दोस्तों, आज जो भारत का पितृसत्तात्मक समाज है उसमें 21वीं सदी में परिवर्तन की जरूरत है। आज हम देख सकते हैं कि सरकार में पहुंचने के लिए कोई यूपीएससी के एग्जाम देता है तो पिछले 10 सालों में से 5 साल यूपीएससी की टॉपर एक महिला ही रही होगी। अब देख लीजिएगा डेटा। जीपीएससी में, जैसे कि मैं गुजरात से बिलोंग करता हूं, तो गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन और गुजरात की हर एग्जाम में वुमन रिजर्वेशन है 33.33%। बट महिलाओं के लिए जो सबसे जरूरी जो लेजिस्लेचर है, विधायिका है, उसमें जब आरक्षण, अनामत, रिजर्वेशन की जो जरूरत थी उसे पूर्ण करने के लिए अगर इस डेकेड में सबसे बड़ा कुछ काम हुआ है तो जब नई संसद की इमारत में संसद शिफ्ट हुई, तब 126 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, संवैधानिक संशोधन अधिनियम जो पसार हुआ है, वो महिलाओं के लिए बहुत बड़ी जीत कहा जाएगा। आज उसे पॉपुलर करने के लिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम का नाम दिया गया था, जिसमें 33% रिजर्वेशन लोकसभा में महिलाओं के लिए और सिर्फ 1/3 महिला अनामत हर राज्य की विधानसभा में महिलाओं के लिए दिया गया है। तो ये प्रावधान महिलाओं के जीवन में एक परिवर्तन लाएगा। बट उसमें भी अभी पहले सबको पता है कि सेंसस होनी है, उसके बाद डिलिमिटेशन का काम होना है, उसके बाद ये महिला आरक्षण है वो लागू होने वाला है। तो जितना जल्दी हो सके उतना ये महिला आरक्षण है वो लागू हो तो ये जरूरी है। बट ऐसा भी ना हो कि जिस तरह 1992 में जो स्थानिक स्वशासन की संस्थाएं है, रूरल एरिया में, ग्रामीण स्तर में पंचायत और शहरी स्तर पे नगर पालिकाएं, म्यूनिसिपालिटीज, उसमें भी 73rd और 74th अमेंडमेंट से वुमन रिजर्वेशन तो आया ही है, उसके सकारात्मक परिवर्तन भी हम देख सकते हैं। बट कभी कभी आप देखते हो कि मेनली सरपंच पति, नगर पालिका पति, यानी वुमन रिजर्वेशन का जो लाभ है वो महिलाओं के बदले प्रॉक्सी ये बेनिफिट है उनके हस्बैंड उठा रहे हैं। तो कहीं ये ना हो कि फ्यूचर में संसद पति या विधायिका पति का कंसेप्ट आगे बढ़े, इसका हमें ध्यान रखना है कि महिलाओं को सशक्त करना है। आज विश्व के देशों जैसे कि स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, आइसलैंड है,
फिनलैंड है, स्वीडन है, वहां पे वुमन पार्टिसिपेशन जो है पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा है। वुमन रिजर्वेशन लाना भी क्यों पड़ा लोकसभा विधानसभा में, क्योंकि जो नंबर्स है वो ये क्लियर कर देते हैं। 18th लोकसभा जिसका इलेक्शन पिछले साल 2024 में था, 4 जून को रिजल्ट आया था, उसमें 543 लोकसभा सीट्स में से सिर्फ 74 वुमन एमपी है, यानी लेस देन 15% रिप्रेजेंटेशन ऑफ 50% पॉपुलेशन ऑफ कंट्री। तो ये बहुत बड़ा भारत के लिए एक क्वेश्चन मार्क है। राज्यों की स्थिति तो इससे भी खराब है। जो मोदी जी की सरकार है, सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, मंत्री परिषद है, उसमें 72 मिनिस्टर में से सिर्फ 7 महिला मंत्री है, यानी कि 10% से भी कम वुमन रिप्रेजेंटेशन है मंत्री परिषद में। तो ये बहुत, और उसमें भी 2 ही कैबिनेट मिनिस्ट्री मिली है, एक निर्मला सीतारमन जी को जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है और बहुत अच्छा काम कर रही है, और अन्नपूर्णा देवी जी जो महिला और बाल विकास मंत्री है। तो जिस देश में आज सेकंड वुमन प्रेसिडेंट श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी महामहिम वो है, उस देश में लोकसभा और मंत्री परिषद में इतना कम वुमन रिप्रेजेंटेशन हमारे लिए एक बहुत बड़ी शिक कहलाई जाएगी कि जितना हो सके उतना जल्दी वुमन रिजर्वेशन जो डिसाइड हुआ है नारी शक्ति वंदन अधिनियम में वो लागू होना चाहिए। दोस्तों, राज्यों में तो स्थिति बहुत, मैंने कहा कि खराब है। राजनीति जो देश की दिशा और दशा स्पष्ट करती है, 28 राज्य में से सिर्फ वेस्ट बंगाल राज्य में एक महिला मुख्यमंत्री है, ममता बनर्जी जी, और 3 केंद्र शासित प्रदेश में से सिर्फ एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में अभी रेखा गुप्ता जी सीएम बनी है। तो ये बहुत एक अफसोसजनक बात है कि 31 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को गिन के अगर हम काउंट करें तो सिर्फ 2 महिला सीएम भारत में है। परंतु ये जो गंभीर मुद्दे हैं उसके साथ कुछ हकारात्मक, सकारात्मक, पॉजिटिव भी साइंस है। इंडिया में पोटेंशियल तो है और था। दोस्तों, प्राचीन भारत में जो वैदिक कल्चर था, वैदिक संस्कृति थी, तब भी जो महिलाएं थी विदुषी की तरह काम करती थी, जिसमें गार्गी, मैत्रेयी और लोपामुद्रा मुख्य थी। आज स्वतंत्रता से पहले भी 1857 में जो हम कहते हैं कि फर्स्ट इंडियाज इंडिपेंडेंट स्ट्रगल, उसमें भी रानी लक्ष्मीबाई के योगदान को याद किया जाता है। उनको लड़ते देख के एक अंग्रेज अफसर ने कहा था कि खूब लड़ी वो मर्दानी, वो झांसी वाली रानी थी। स्वतंत्रता आंदोलन में भी जो महान नेता में सरोजिनी नायडू जी को हम गिन सकते हैं, सुचेता कृपलानी जी को गिन सकते हैं, और अरुणा असफ अली भी एक बहुत अपने योगदान के लिए जानी जाती है। और आज भी स्वतंत्र भारत में महिलाओं में पोटेंशियल है और खुद के दम पे उन्होंने विविध क्षेत्रों में अपना बहुत ज्यादा योगदान दिया है। जैसे कि कल्पना चावला आसमान छू सकती है, अरुणिमा सिन्हा वो एवरेस्ट पार कर सकती है, और आप देख सकते हो कि क्रिकेट में बहुत ज्यादा प्रदान था मिताली राज का, और रानी रामपाल ने हॉकी के क्षेत्र में, और मैरी कॉम ने, तो आपने देख सकते हो कि ओलंपिक में मेडल प्राप्त करके बहुत ज्यादा महिलाओं को अभी के समय में स्पोर्ट्स में आने के लिए भी अट्रैक्ट किया है। अवनी चतुर्वेदी जेट प्लेन चला सकती है, और टेसी थॉमस तो मिसाइल वुमन ऑफ इंडिया के नाम से जानी जाती है। तो बहुत क्षेत्र है जिसमें महिलाओं ने बहुत ऊंची उड़ान भरी है, और घर में रहने वाली महिला जो अपने परिवार के सब सभ्यों को प्रेरित करती है आगे बढ़ने के लिए, वो भी सब लोगों के लिए आदर्श है। और भारत निर्माण में, भारत के विकास में उन हर एक
घरेलू महिला का भी बहुत बड़ा योगदान है। दे आर हाउस मेकर फ्रॉम विच इंडिया मेकिंग स्टार्टेड। तो हम कह सकते हैं कि भारत में महिलाओं को और ज्यादा तक मिलेगी तो भारत का विकास और जल्दी हो पाएगा। भारत में जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जो नेगेटिव है वो बंद होना जरूरी है। लैंगिक भेदभाव समाज ने तैयार किए हैं। हम देखते हैं कि कभी वर्ड यूज नहीं होता है सेक्स डिस्क्रिमिनेशन, बिकॉज सेक्स इज अ नेचुरल फिनोमेना, ये प्राकृतिक चीज है। पुरुष और स्त्री को कुदरत ने बनाया है, प्रकृति ने बनाया है, भगवान ने बनाया है। पर ये जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, लैंगिक भेदभाव है, वो बनाया गया है समाज के द्वारा, और उससे यही समाज को समाज सुधार से दूर करना वो समाज की जवाबदारी है। तो मेनली लाखों महिलाएं हमें मोटिवेट करती है, और ये जो महिलाओं का मैंने नाम लिया उसके सिवा हर महिला घर में भी जो काम कर रही है वो भी राष्ट्र निर्माण में अपना जो कर्तव्य है वो ही निभा रही है। तो आज भारत के लिए वुमन एम्पावरमेंट तो जरूरी है ही, पर भारत को याद रखना है कि जो वेस्टर्न कंट्रीज है वो वुमन एम्पावरमेंट से आगे वुमन इमेंसिपेशन, वुमन लिबरेशन के तरफ भी चले गए हैं। भारत अभी महिला सशक्तिकरण के मुद्दे में ही आगे बढ़ रहा है। इसके बाद अब महिला स्वतंत्रता, महिला मुक्ति आंदोलन अभी बाकी है। आज महिलाओं को अपने दम पे आगे बढ़ने के लिए और मेहनत करनी है, और मैं हर परिवार को एक बात कहना चाहता हूं कि जो आज सेंट्रल बोर्ड फॉर फिल्म सर्टिफिकेशन, जिसे हम सेंसर बोर्ड के नाम से पहचानते हैं, उनके जो चेयरमैन है प्रसून जोशी जी, जिन्होंने महिलाओं के लिए बहुत अच्छे कोट लिखे हैं, तो हर परिवार, हर समाज को इसे स्वीकारना चाहिए कि बाबुल मुझे सोनार के घर मत दीजो, मुझे गहना ना भावे, मुझे लोहार के घर दीजो जो मेरी बेड़ी पिघलावे। तो हर परिवार को महिला स्वतंत्रता के लिए काम करना पड़ेगा। परिवार काम करेगा, समाज काम करेगा, राज्य काम करेगा, राष्ट्र काम करेगा। तो जो 50% पॉपुलेशन है वो 50% वर्कफोर्स में भी ऐड होगी। तो जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो ड्रीम है वो बहुत जल्दी साकार होगा। 2047 में भारत जो डेवलपिंग इंडिया, विकसित भारत का जो स्वप्न साकार करने के लिए प्रयासरत है वो भी हम अचीव कर पाएंगे, और विश्व गुरु की भूमिका हम अदा कर पाएंगे। तो फिर से सब महिलाओं को आज महिला दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।